बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उज़ैर सुहेल है और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको अपने लैब मेट और फाइनल के बारे में बता सकूं, जो कि हमें एक प्रोजेक्ट की सूरत में दे दिया गया था। हमारी लैब माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम की है और ये आपके सामने हमारे लिए मिड्स और फाइनल्स का प्रोजेक्ट दे दिया है। अब इसमें हमने क्या करना है कि हमने एक लाइन फॉलो डिज़ाइन करना है सी लैंग्वेज में, जिसके अंदर ये 5 पॉइंट्स लाजमी हों। पहला पॉइंट ये है कि जो हमारा लाइन फॉलोवर है वो एक ब्लैक लाइन फॉलो करे 3 IR सेंसर्स के थ्रू। हमने क्या करना है कि हमने उसको प्रोटीएस में दिखाना है और हम IR सेंसर्स से के बजाय कोई लॉजिक स्टेट या पुश बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं IR सेंसर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 3 IR सेंसर्स आ गए। ये एक हमारे पास L293D मोटर ड्राइवर आ गया और ये हमारे पास 2 मोटर्स कनेक्टेड हैं। मैं यहाँ पे पहले तीनों लॉजिक स्टेट्स को 0 कर देता हूँ। ये हमारे पास राइट सेंसर आ गया, ये हमारे पास मिडल सेंसर है और ये हमारे पास लेफ्ट सेंसर है। अब जो हमारे पास राइट सेंसर है वो हमारे साथ IO9 पिन यानी कि PB1 के साथ कनेक्टेड है। जो हमारा मिडल सेंसर है वो IO10 यानी कि PB2 के साथ कनेक्टेड है और जो हमारा लेफ्ट सेंसर है वो IO11 यानी कि PB3 के साथ कनेक्टेड है। अब ये जो हमें IR सेंसर्स हैं ये हमें इनपुट दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, जो हमारी पोर्ट बी है उसको हम इनपुट पोर्ट बना देंगे। ये हमारे पास मोटर ड्राइवर आ गया। मोटर ड्राइवर को हम एक जगह पे 5 वोल्ट दे रहे हैं और एक जगह पे हम 12 वोल्ट दे रहे हैं। हमने VSS पे 5 वोल्ट दे दिया और VS पे हमने 12 वोल्ट दे दिया। यहाँ पे हमारे पास 2 मोटरें कनेक्टेड हैं। हमने जो ऊपर वाली मोटर है उसको राइट मोटर कह दिया और जो नीचे मोटर लगी हुई है उसको हमने लेफ्ट मोटर कह दिया। दोनों नेबल्स को हमने शॉर्ट कर दिया और 5 वोल्ट साथ कनेक्ट कर दिया। अब जो हमारे पास IN1 है, सामने लिखा हुआ भी है, वो हमने काम कनेक्ट कर दिया PD0 के साथ यानी कि पोर्ट डी की 0 पिन के साथ। IN2 का कनेक्ट कर दिया PD1 के साथ यानी कि पोर्ट डी की पिन 1 के साथ। IN3 को हमने कनेक्ट कर दिया PD2 के साथ यानी कि पोर्ट 2 ऑफ पिन डी पिन 2 ऑफ पोर्ट डी। और यहाँ पे हमने IN4 को कहाँ कनेक्ट कर दिया IO4 के साथ यानी कि PD4 के साथ। आप देख सकते हैं कि ये सारी मैंने आपको कनेक्शंस भी दिखा दिए हैं। हमारे पास IO0, 1, 2 और 4 पिन इस्तेमाल हो रही हैं और ये हमें क्या दे रही हैं, आउटपुट दे रही हैं हमें, जिसकी वजह से हमारे पास मोटर्स रन करेंगी। तो हमारे पास पोर्ट डी क्या होगी, हमारे पास आउटपुट पोर्ट होगी। सोर्स कोड आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर देख सकते हैं #define f CPU 16 मेगाहर्ट्ज UL लिखा हुआ, यानी कि हमने जो फ्रीक्वेंसी है वो बता दी क्रिस्टल की, क्योंकि हमने Arduino 328P इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर 16 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा होता है, जिस वजह से हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर दी। ये हमारे पास मेन का फंक्शन आ गया और मेन के फंक्शन में हमने एक वाइल लूप लगा दी जो कि चलती रहेगी कंटिन्यूसली। DDRD को मैंने बताया था कि हमें वो आउटपुट दे रही है, तो हमने क्या कह दिया, DDRD इज इक्वल टू 0xFF यानी कि पोर्ट हमारे पास आउटपुट पोर्ट आ गई। DDR भी हमारे पास 0x00 हो गई, यानी कि जो हमारे पास पोर्ट भी है वो हमारे पास यहाँ पे आप लिख दें इनपुट पोर्ट है और ये हमारे पास आउटपुट पोर्ट आ गई। अब मैंने एक कैरेक्टर बनाया है इंट ऑफ टाइप इंट का, यानी कि मैंने वेरिएबल बना दी लाइन फॉलोवर जिसकी जो डेटा टाइप है वो इंट है। क्योंकि देख सकते हैं कि मैंने अभी पोर्ट बी पे कौन कौन सी पिन इस्तेमाल की थी, मैंने इस्तेमाल की थी 9, 10 एंड 11। तो जिस तरह बाइनरी में हम लिखते हैं 1 2 4 8 0 1 1 1, अब जो 1 1 1 होता है 1 2 4 8 हो जाएगा, तो 8 + 4 + 2 कितना होता है हमारे पास 14।
जो कि ई होता है। तो हमने पिन बी से जो हमारे पास इनपुट आ रही है उसको हमने एंड करा दिया 0x0 ई के साथ, और जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो किस में स्टोर हो रहा है, लाइन फॉलोअर में। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक इफ कंडीशन लगाई है कि इफ लाइन फॉलोअर इक्वल 0b 0 0 0 0 0 1 0 0, यानी कि जो हमारे पास मिडिल सेंसर है वो अगर हाई हो रहा है तो हमारे रोबोट क्या करना चाहिए, हमारा रोबोट फॉरवर्ड मूव करना चाहिए, और जो हमारे पास दोनों मोटर हैं वो क्लॉकवाइज रोटेट करनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो पोर्ट बी इक्वल 0b 0 0 0 0 0 1 लिखा हुआ है, ये जो 1 है ये कौन सी पिन है हमारे पास, बिट 0 है यानी कि पी डी 0 है, अगला 0 पी डी 1 है, फिर आगे जो 1 है वो पी डी 2 है, यानी कि हमारे पास पी डी 0 और हमारे पास पी डी 2 हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से दोनों मोटरें हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेट करने लग जाएंगी। फिर हमने लगा दी एल्स इफ की कंडीशन, जिसमें मैंने लिख दिया कि अगर हमारे पास मिडल और लेफ्ट सेंसर हमारे पास हाई हो जाए तो क्या होना चाहिए कि हमारे पास पोर्ट डी पे जो आउटपुट आएगी वो ये आएगी कि हमारे पास पोर्ट डी 0 है, पिन डी 0 है वो हाई हो जाएगी, और जो हमारे पास पिन डी 4 है वो हाई हो जाएगी, यानी कि जो राइट मोटर है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी और जो हमारे पास लेफ्ट मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर सिर्फ लेफ्ट सेंसर हाई हो रहा है इस एल्स में, अगर सिर्फ लेफ्ट सेंसर ही हाई हो रहा है तो जब भी हमारे रोबोट को लेफ्ट करना चाहिए, और सेम टू सेम वही कंडीशन लगेगी जो हमने ऊपर लगाई है, यानी कि जो हमारी राइट मोटर है वो क्लॉकवाइज और जो हमारी लेफ्ट मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। फिर देख सकते हैं यहाँ पे आप कि अगर हमारे पास मिडिल सेंसर और राइट सेंसर हाई हो जाए तो हमारा रोबोट को राइट टर्न करना चाहिए। तो राइट टर्न के लिए मैंने क्या कर दिया कि जो हमारी पी डी पिन डी की जो हमारे पास फर्स्ट पिन है, मतलब कि पी डी 1 जो है हमारे पास वो क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करनी चाहिए, और जो हमारे पास पी डी 2 है वो क्लॉकवाइज रोटेट करनी चाहिए। ठीक हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास राइट मोटर होगी वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, और जो हमारे पास क्या कहते हैं लेफ्ट मोटर होगी वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। अब यहाँ पे नीचे वाली रील्स आ जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर राइट सेंसर ही सिर्फ हाई हो रहा है तो सेम टू सेम वो वाली कंडीशन लगेगी कि जो हमारे पास राइट मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी और जो लेफ्ट मोटर है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। यहाँ पर फिर एक एल्स की कंडीशन आ गई है जिसमें तीनों सेंसर हाई हो जाएं। जब हमारे पास तीनों सेंसर हाई हो जाते हैं तो मैंने क्या कर दिया कि जो हमारी मोटरें हैं वो वर्क करना स्टॉप कर दें, यानी कि पोर्ट डी सारी की सारी लो हो जाए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर तीनों सेंसर हमारे पास लो हो रहे हैं तो जब भी हमारी मोटर रोटेट ना करें और रोबोट हमारा स्टॉप हो जाए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कोड यहाँ पे आके खत्म हो गया, और मैंने ये अब रन करके दिखाया था आपको। जब हमारे पास तीनों सेंसर जो थे लो थे तो हमारी मोटरें स्टॉप होनी चाहिए थी। अब मैं मिडिल सेंसर हाई करता हूँ तो देखिएगा दोनों मोटरें क्लॉकवाइज रोटेट करेंगी। ये देख सकते हैं कि दोनों मोटर हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेट करने लग गई हैं। अब मैं जब तीनों सेंसर को लो करूँगा मोटर रोटेट करना स्टॉप कर देंगी। अब अगर मैं सिर्फ लेफ्ट सेंसर को हाई करता हूँ तो देखिएगा कि जो राइट मोटर है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी और जो लेफ्ट मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। देख सकते हैं कि राइट मोटर हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, लेफ्ट मोटर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। अब अगर मैं मिडिल सेंसर को भी हाई करता हूँ तो जब भी रोबोट को लेफ्ट ही मोड़ना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारा जो रोबोट है वो लेफ्ट ही मोड़ रहा है। अब अगर मैं फिर से मिडिल सेंसर को हाई करूँ तो देखिएगा दोनों मोटर हमारे पास क्लॉकवाइज मूव करने लग जाएंगी। अब राइट सेंसर की बारी आती है। अगर मैं राइट सेंसर को हाई करूँ सिर्फ तो देखिएगा कि जो हमारे पास राइट मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी और जो लेफ्ट मोटर है वो हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। देख सकते हैं राइट मोटर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लग गई है और लेफ्ट मोटर हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेट करने लग गई है। अब अगर मैं मिडिल सेंसर भी हाई कर दूं और राइट सेंसर भी हाई कर दूं तो जब भी देखिएगा कि जो हमारा रोबोट है वो राइट ही टर्न करेगा। तो आप देख सकते हैं अभी भी राइट ही टर्न कर रहा है। अब अगर तीनों सेंसर हाई हो जाएं
तो तीनों हाई करने से हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं कि मोटर स्टॉप हो गई है। तो इस तरह मैंने अपना जो पॉइंट 1 था ये हमने क्लियर कर लिया ये वाली चीज़। अब 2 में हमने क्या करना था, एक टेम्परेचर सेंसर यूज़ करना था। मैंने LM35 किया और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि LM35 टेम्परेचर सेंसर इस्तेमाल कर लें आप, जिसके थ्रू आप टेम्परेचर लें और आप उसको LCD पे डिस्प्ले करा दें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक 16x2 की LCD ले ली और ये हमारे पास LM35 टेम्परेचर सेंसर है। यहाँ पे मैंने D3, D4 से D7 को कनेक्ट कर दिया पोर्ट C की 8 पिन 0 से पिन 3 तक। RS को मैंने कहाँ कनेक्ट कर दिया, IO12 के साथ, और RW को मैंने ग्राउंड कर दिया, यानी कि रीड राइट को ग्राउंड कर दिया। रजिस्टर सेलेक्ट को मैंने IO12 से कनेक्ट कर दिया। अनेबल को मैंने कनेक्ट कर दिया IO13 के साथ। VSS को मैंने ग्राउंड कर दिया और VDD को मैंने 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पिन 1 थी LM35 की, उसको मैंने 5 वोल्ट दे दिया। पिन 2 हमारे पास आउटपुट पिन होती है, तो उसको मैंने कहाँ कनेक्ट कर दिया, पोर्ट C की पिन 5 के साथ। ये मेन चीज़ याद रखिएगा कि हमने आउटपुट को कहाँ कनेक्ट किया, पोर्ट C की पिन 5 के साथ, और मैंने पिन 3 को ग्राउंड दे दिया। अब मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ। कोड में सबसे पहले हमने क्या कर दिया कि डिले की लाइब्रेरी डाल दी, क्योंकि हमने बीच में डिले डालना है। फिर मैंने क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी दे दी 16 मेगाहर्ट्ज की, और यहाँ पे मैंने क्या किया, हेडर फाइल इंक्लूड कराई है LCD 328p की। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ LCD 328p की हेडर फाइल में। यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने बताया हुआ है कि हमने RS कहाँ कनेक्ट करना है, पोर्ट B4 के साथ। एनेबल पिन को कहाँ कनेक्ट करना है, पोर्ट B5 के साथ। D4 को D7 में कहाँ कनेक्ट किया है, पोर्ट C की पिन 0 से पिन 3 तक। क्योंकि ये डिफाइन हुआ था, तो हम वहाँ पे जो हमने LCD इस्तेमाल किया 16x2, हमने यहाँ पर भी सेम कनेक्शन रखने हैं। अगर हम सेम कनेक्शन नहीं रखेंगे तो हमारे पास LCD पे प्रिंट आउट नहीं आएगा। LCD ग्लो को जरूर करेगी, लेकिन हमारे पास कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा LCD के ऊपर। अब देख सकते हैं मेन के फंक्शन पे आ गए। यहाँ मैंने टेम्परेचर का एक वेरिएबल बनाया है जिसकी डेटा टाइप इंट थी। यहाँ पे LM35 4 की एक मैंने एरे बना दी है जिसका नाम LM35 था, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, DDRC को 0x00 दे दिया, यानी कि मैंने पोर्ट C को इनपुट पोर्ट बना दिया। अब AD थी, हमने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करनी है, जिसमें AD का रजिस्टर हमारे पास इस्तेमाल होता है। इस पे हमने क्या कर दिया, याद रखें, REF0 को हाई कर दिया, MUX0 को हाई किया, MUX2 को हाई किया। मैं इसकी डेटा शीट आपको दिखाता हूँ। अगर हमने REF0 को हाई किया है तो उससे क्या होगा कि हमारे पास AVCC विद एक्सटर्नल कैपेसिटर एट ARVF पिन हो जाएगा। ये जो बिट्स होती है ना, ये वोल्टेज रेफरेंस सेलेक्ट करती हैं ADC के लिए। तो हमने क्या कर दिया, REF0 को हाई किया था, फिर हमने क्या किया था, MUX0 और MUX2 को हाई किया था। क्योंकि हमने देखे MUX0 और MUX2 को हाई क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास कौन सी पिन थी, ADC5, यानी कि पोर्ट C की पिन 5 थी, जिसमें हमने क्या करना था, MUX0 और MUX2 को हाई करना था। अगर हम पिन सपोज कर लें कि हमने पिन C का पोर्ट C की पिन 0 इस्तेमाल की है, तो हमने क्या करना था, किसी भी MUX को हाई नहीं करना था। अगर हमने पिन 1 को इस्तेमाल किया तो हमने MUX0 को हाई करना था सिर्फ। पिन 2 को अगर हमने सेलेक्ट किया है तो हमें क्या करना था, MUX1 को सिर्फ हाई करना था, और अगर हमने पिन 3 को सेलेक्ट किया है तो हमें MUX0 MUX1 को हाई करना था। क्योंकि हमने पिन 5 इस्तेमाल की है तो हमने क्या किया, MUX0 और MUX2 को ही सिर्फ हाई किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये ADCS आ रहे हैं। इसमें हमने क्या किया कि ADN को हाई किया है, ADIE को हाई किया, और ADPS0 को हाई किया, ADPS1 को हाई किया, ADPS2 को हाई किया। अब मैं आपको फिर से डेटा शीट दिखाता हूँ एक दफ़ा। ADCS जो होता है हमारे पास, ये ADC कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर होता है, जिसमें हमने क्या किया था, ADN को हाई किया था। ADN को हाई करने से क्या होता है, जब भी हम इसको हाई करते हैं तो हमारे पास ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन एनेबल हो जाती है। अगर हम इसको 0 कर देंगे तो ADC हमारा टर्न ऑफ हो जाएगा और हमारे पास फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन नहीं हो पाएगी, जो हमारा मेन काम है। फिर हमने क्या किया था, ADIE को हाई किया था। इसको हाई करने से क्या होता है कि हमारे पास ना इंटरप्ट एक्टिवेट हो जाता है। ADC कन्वर्जन कंप्लीट होती है ना, उसका एक इंटरप्ट एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर लिखा भी है कि सेटिंग दिस बिट टू 1 विल
एक्टिवेट एडीसी कन्वर्जन कंप्लीट इंटरप्ट इज एक्टिवेटेड। फिर हमने क्या किया था, ADPS2 से लेके ADPS0 तक हाई कर दिया था। इससे क्या होता है कि हमारे पास डिवीजन फैक्टर बिटवीन द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी एंड इनपुट क्लॉक टू द एडीसी। हमने एक क्लॉक हमने सेलेक्ट करनी थी, तो हमारे पास क्लॉक कौन सी सेलेक्ट हुई है, 128 की। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कमेंटिंग में लिखा हुआ भी है कि एडन को हाई करने से हमारे पास एडीसी इनेबल हो गया, ADIE को हाई करने से हमारे पास एडीसी कन्वर्जन इंटरप्ट इनेबल हो गया, और ADPS0 से 2 तक हमने जो हाई की है तो हमारे पास क्लॉक कितनी सेलेक्ट हो गई है, 128 की। फिर हमने LCD का कर्सर सेलेक्ट किया है, LCD यानी कि ये जो 2 है, यानी कि ये है हमारे पास थर्ड कॉलम जीरो थ्रो। थर्ड कॉलम इसलिए है क्योंकि LCD में 16x2 में कॉलम स्टार्ट होते हैं 0 0 से, कॉलम भी 0 स्टार्ट होती है और रो भी 0 स्टार्ट होती है, तो यानी 2 जो है हमारे पास थर्ड कॉलम के इक्वल होता है। फिर LCD में हमारे पास डिस्प्ले आ जाएगा टेम्परेचर का। ये क्या होता है, ये कन्वर्जन स्टार्ट करने के लिए होता है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो जाती है, ADSC। मैं आपको दिखा देता हूँ, ADSC स्टार्ट कन्वर्जन हमने क्या कर दिया, इसको हाई कर दिया कि हमने इस बिट को कन्वर्जन को जब भी हाई करेंगे तो राइटिंग दिस बिट टू 1 टू स्टार्ट द कन्वर्जन। तो हमने इसको हाई कर दिया ताकि कन्वर्जन हमारे पास स्टार्ट हो जाए। जब तक ये हमारे पास ADIF देख सकते हैं कि जब तक हमारे पास कन्वर्जन कंप्लीट नहीं हो जाती, वाइल में हमने कंडीशन लगा दी, जब तक कन्वर्जन कंप्लीट हो जाती है वाइल लूप के अंदर ना जाए। जैसे ही कन्वर्जन कंप्लीट होगी तो हमने क्या कर दिया, ADIF फ्लैग को क्लियर करवा दिया। ये लाजमी होता है, जैसे ही कन्वर्जन कंप्लीट होती है तो हमने ADIF फ्लैग को क्लियर करना होता है। जैसा ये डेटा शीट में लिखा हुआ है यहाँ पे कि ADC इंटरप्ट फ्लैग होता है ये, दिस बिट इज select when an ADC conversion completes and the data register are updated। और आखिर में हमने क्या करना होता है, जैसे ही हमारे पास कन्वर्जन कंप्लीट हो जाती है तो हमने इस फ्लैग को क्लियर करवाना होता है। फिर ये हमारे पास फार्मूला होता है, क्योंकि हमारे पास जो LM35 है वो हमें वोल्टेज में उतारा होता है वैल्यू, तो उस वोल्टेज को टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला होता है, जो कि मैंने टेम्प में जो मेरा वेरिएबल था उसमें स्टोर करा दिया। ये जो चीज होती है ITOA, ये हमारे पास एक फंक्शन होता है इंटीजर टू स्ट्रिंग का, जो कि इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे टेम्प लिख दिया मैंने, फिर LM35 आ गया, और ये 10 जो होता है ये बेस पावर होती है, इंट की बेस पावर 10 होती है, बाइनरी की 2 होती है, जिस तरह हेक्स की 16 होती है और ऑक्टल की 8 होती है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे बेस पावर लिख दी। फिर मैंने LCD का वापस कर्सर सेलेक्ट किया 4 1 पे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया LM35, जो कि हमारे पास वैल्यू स्टोर हो रही है वो LM35 यानी कि हमारे पास टेम्परेचर प्रिंट आउट करवाएगा। फिर मैंने लिख दिया सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर के आगे सेल्सियस लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पर मैंने माइक्रो सेकंड का डिले करा दिया ताकि LCD पे थोड़ी देर के लिए वो विजिबल रहे। और यहाँ पे LCD क्लियर यानी कि LCD को वापस क्लियर कर दिया, और ये फिर भी वाइल लूप में चलता रहेगा कंटिन्यूअसली। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। अब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे 36 हो गया। इस तरह देखें टेम्परेचर 36 हो गया। अब देखें 37 हो गया, फिर 38 हो गया। अब मैं लेस करता हूँ टेम्परेचर थोड़ा सा, देखें वापस 37 हो गया, 36 हो गया और 35 हो गया। इस तरह देखें कि मैंने अपना जो पॉइंट 2 था वो भी क्लियर कर लिया, जिसपे मैंने अपना टेम्परेचर जो था LCD पे दिखा दिया है। अच्छा, तो हमारा जो पॉइंट नंबर 3 था वो ये था कि हमने जो मोटरों की स्पीड थी वो PWM के साथ कंट्रोल अप करनी थी। और जो हमारा पॉइंट नंबर 4 था वो ये था कि हमने हर्डल को रखना है, कि अगर हमारे रोबोट के सामने अगर कोई हर्डल आ जाए तो LCD पे डिस्प्ले हो जाए कि हमारे रोबोट के सामने हर्डल आ गया है। और जैसे ही हर्डल रिमूव हो तो हमारी जो रोबोट है वो फिर से चलना शुरू कर दे अपनी नॉर्मल स्पीड के साथ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक ये सब कुछ एक ही में कर दिया है कंपाइल। पिछली जो 2 वीडियोस थी उसमें मैंने आपको अलग-अलग सिखा दिया था। अब मैंने थोड़ा-सा ये पूरा एक ही में कर दिया है।
ये हमारे पास 5 वोल्ट रेगुलेटर है। ये हमारे पास डिस्टेंस मेजर करने के लिए है। ये एलसीडी आ गई। ये हमारे पास मोटर ड्राइवर आ गया। ये टेम्परेचर सेंसर्स आ गया। और ये एलईडीज हैं। और ये पीडब्ल्यूएम के लिए टेस्टिंग है कि वाकई में हमारा पीडब्ल्यूएम वर्क कर रहा नहीं कर रहा, जिस तरह कि हमें कहा गया था पॉइंट 3 में। और ये हमारे पास आईआर सेंसर्स आ गए। अब मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजेस की हैं। चेंजेस मैंने ये किए हैं कि मेरे पास आउट इनपुट पिन्स जो थी वो थोड़ी सी कम हो रही थी, क्योंकि मैंने पीडब्ल्यूएम इस्तेमाल करना था। तो पीडब्ल्यूएम के लिए एक हमारे पास महसूस पिन्स होती हैं। वो महसूस पिन्स मैंने दे सकते हैं कि एनेबल साथ इस बारी कनेक्ट कर दिए हैं। IO6 थी और IO11 थी हमारे पास, वो पिन्स पीडब्ल्यूएम पिन्स जो होती हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ी सी ना, आपको पिछली बार बताया था कि यहाँ पे देख सकते थे, यहाँ पे IO12 था RS के साथ, और यहाँ पे IO13 था। अब लेकिन अब यहाँ पे IO7 आ गया और यहाँ पे IO5 आ गया। तो क्योंकि मुझे पास पिन्स थोड़ी सी ज़रूरत थी, चेंजेस करनी थी, तो मैंने क्या किया कि जो 328P की जो हमारे पास हेडर फाइल थी, उसमें जाके मैंने यहाँ पे देख सकते हैं चेंजेस कर दिया। यहाँ पे पहले RS के साथ पोर्ट बी थी, और जो हमारे पास 12 पिन थी, और यहाँ पे हमारे पास एन साथ पिन नंबर 13 कनेक्ट थी। लेकिन अब यहाँ पे हमारे साथ PD5 कनेक्टेड है EN के साथ, और RS के साथ PD7 कनेक्टेड है। तो ये मैंने थोड़ी चेंजेस की थी। इसी तरह फिर मैंने आईआर सेंसर्स का भी थोड़ी चेंज कर ली थी। पहले जो हमारे पास राइट आईआर सेंसर था वो 9 पे था, वो 9 पे ही है। आईआर जो मिडिल आईआर सेंसर था वो हमारे साथ पिन नंबर 10 से कनेक्टेड था, वो अभी भी पिन नंबर 10 से कनेक्टेड है। जबकि जो लेफ्ट वाला था वो 11 से कनेक्टेड था पिछली वाली वीडियो में, लेकिन अभी ये यहाँ पे 12 के साथ कनेक्टेड हुआ है। तो ये थोड़ी सी मैंने चेंजेस की थी। अब मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पीडब्ल्यूएम के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक टाइमर 2, टाइमर 0 इस्तेमाल की। टाइमर 1 हमने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो 16 बिट का होता है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि टाइमर 2 का मैं टाइमर काउंटर कंपेयर रजिस्टर है, उसको हमने COM2A1 को हमने हाई किया है। कंपेयर आउटपुट मोड को हमने हाई किया है। क्यों हाई किया? ताकि अगर रीसेटिंग द टाइमर एज इट रीचेस कंपेयरिंग वैल्यू, यानी कि कंपेयरिंग वैल्यू जब भी रीच हो जाए तो रीसेट हो जाए। और फिर हमने WGM20 और WGM21 को हाई किया है, यानी कि हमने मोड सेलेक्ट करना था। तो हमारे पास PWM इस्तेमाल करें तो हमने फास्ट PWM मोड सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह TCC टाइमर काउंटर कंपेयर रजिस्टर जो था, टाइमर काउंटर कंट्रोल रजिस्टर, उसको भी हमने क्या करना था, हमने कोई ना कोई क्लॉक सेलेक्ट करनी थी। तो हमने यहाँ पे कोई क्लॉक सेलेक्ट नहीं की, यानी कि नो पीस कलर सेलेक्टेड। अगर आप देख भी सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है कमेंटिंग में। इस तरह टाइमर 0 में भी हमने सेम ही किया है कि COM1 को हाई कर दिया, और ताकि रिसेटिंग द टाइमर एज इट रीचेस कंपेयरिंग वैल्यू। फिर WGM00 WGM01 को भी हमने हाई किया, यानी कि फास्ट PWM मोड में ले गए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉइड लेफ्ट मोटर के लिए और राइट मोटर के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया है, जिसमें हमारे पास ड्यूटी साइकिल के नाम से वेरिएबल है, जिसकी डेटा टाइप डबल है। यहाँ पे हम ना सारा सारा परसेंटेज के मुताबिक कर रहे हैं। ड्यूटी साइकिल साइज लेट OCR2 है, OCROA है। ड्यूटी साइकिल डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 255 हो रहा है यहाँ पे, यानी कि हम परसेंटेज ले रहे हैं ड्यूटी साइकिल की, जो परसेंटेज देनी है हमने मोटर की स्पीड के लिए। फिर हमारे पास फॉरवर्ड के लिए आ गया, 10 लेफ्ट के लिए फंक्शन आ गया, 10 राइट के लिए आ गया। ये क्या चीज़ है, मैं बता देता हूँ कि राइट मोटर स्पीड का हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करें। यहाँ पे हम राइट मोटर स्पीड के लिए फंक्शन कॉल करें, और यहाँ पे हमने ड्यूटी साइकिल वेरिएबल बनाया था वो पास करा रहे हैं, ताकि हमारे पास परसेंटेज आ जाए। वो परसेंटेज जाएगी एनेबल में, और एनेबल के थ्रू फिर मोटर रोटेट करेगी उसकी परसेंटेज के मुताबिक। इसी तरह टर्न लेफ्ट में मैंने 90 दे दी है डबल ड्यूटी साइकिल का। वो चला गया है ऊपर, पहले लेफ्ट मोटर के फंक्शन में गया है, पहले इधर गया है, फिर वो चला गया राइट मोटर में, और यहाँ पे ड्यूटी साइकिल हमारी दे दी गई है। फिर आप देख सकते हैं कि इसी तरह स्टॉप के लिए, तो स्टॉप में मोटर स्टॉप हो जानी चाहिए थी, तो मैंने स्टॉप करवा दी। अब आईआर सेंसर के बाद अब हम चलते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर के पास। अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए मैंने पहले अल्ट्रासोनिक सेंसर इस्तेमाल किया था, लेकिन वो थोड़ी सी वर्किंग सही नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से फिर मैंने पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल किया है। मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर की आपको वर्किंग बता देता हूँ कि होता क्या है कि उसकी एक दो पिन होती हैं, ट्रिगर पिन और एको पिन। ट्रिगर पिन को हमने बार बार हाई या लो करना पड़ता है। पहले हम उसको हाई करते हैं, और मिनिमम हमें 10 माइक्रो सेकंड के लिए हाई करना पड़ता है, और फिर हम उसको लो कर देते हैं। इससे होता क्या है कि हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट होती हैं। अगर सामने कोई हडल आ जाए तो अल्ट्रासोनिक वेव क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, और जो हमारे पास इको पिन होती है वो हाई हो जाती है। इस ड्यूरेशन में हमें टाइम नोट करना पड़ता है कि कितने टाइम लगा है उसको हाई होने में, इको पिन को। तो टाइम को फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं
एक फार्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2 इंटू टाइम इंटू स्पीड ऑफ साउंड। जिससे बस हमारे पास वो टाइम जो होता है वो डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है इस फार्मूले के थ्रू। लेकिन मैंने वो इस्तेमाल किया था टाइमर और काउंटर के थ्रू, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा इशू आ रहा था। वैल्यू आ रही थी लेकिन वैल्यू ऊपर नीचे बता आ रही थी। तो हमने क्या करना है कि अब मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल, फिर मैंने वही किया, मैंने पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल किया। पोटेंशियोमीटर के थ्रू मैंने सिंपल, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर सेंसर मैंने किया था, लेकिन टेम्परेचर सेंसर मेरा जो था वो 84 से कनेक्टेड था। यहाँ पे मैंने 85 से कनेक्ट किया है। तो मैंने देख सकते हैं कि मक्स 0 और मक्स 2 हाई कर दिया। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि वोल्टेज एफ एस हमने सिलेक्ट करना था, वो भी सिलेक्ट कर लिया मैंने। फिर ए डी सी एस आर है, इसमें मैंने आपको पूरा एक वो दिखाया था, मैं आपको फिर से एक दफ़ा दिखा देता हूँ। हमने इसमें ए डी ई एन को हाई कर दिया है। हमने इसमें देख सकते हैं कि ए डी एन, ए डी आई, ए डी पी एस ओ, ए डी पी एस वन, ए डी पी एस टू को हाई किया। ए डी एन हाई करने से हमारे पास क्या हुआ है, राइटिंग दिस बिट टू वन एनेबल्स एडीसी, एडीसी एनेबल हो गई है। ए डी आई आई को हमने हाई की है, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास एक जैसी कन्वर्जन कंप्लीट होती है तो हमारे पास एक इंटरप्ट एक्टिवेट हो जाता है। और जो ए डी पी एस जीरो से लेकर ए डी पी एस टू तक जो पिंस थी उनको हाई करने से क्या होता है कि हमने एक डिवीजन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ हम क्लॉक सेलेक्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 128 की क्लॉक सेलेक्ट की होगी। यहाँ पे हमारे पास प्री स्केलर जो है वो 128 का आ जाएगा, इसको इन तीन चीज़ों से हाई करने से। फिर हमारे पास कर्सर आ गया और हमने डिस्प्ले करा दी डिस्टेंस को। ये जो होता है ये कन्वर्जन हो रही होती है यहाँ पे, एडीसीएस आर ए, ये हमने कन्वर्जन के लिए लिखा है ताकि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हो जाए यहाँ पे। और ये फार्मूला होता है जो मैंने आपको बताया था कि हम जब आर्डिनो में करते हैं तो आर्डिनो आर्डिनो आईडी की कोडिंग में करते हैं तो हमारे पास हाफ इंटू स्पीड ऑफ साउंड इंटू टाइम होता है। तो फिर हमने देख सकते हैं कि यहाँ पे फार्मूला लिखा दिया है एक और, जो कि कन्वर्ट कर रहा है मतलब कि हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है उसको निकालने के लिए हो रहा है। ये आई टी जीरो वाला मैं आपको पहले ही बताया है, इंटीजर को स्ट्रिंग होता है जो कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे बेस पावर वही 10 आ गई है। और मैंने फिर यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया सारा डिस्टेंस। यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई है ऑब्स्टेकल के लिए कि अगर डिस्टेंस जो है, सेट डिस्टेंस जो कि मैंने आपको दिखाया तो 120 रखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सेट डिस्टेंस जो है वो मैंने 120 रख दी है। अगर जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है वो 120 से ज्यादा है तो मतलब कि हमारे सामने मैंने कह दिया कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है और इसी तरह हमारे आर सेंसर्स की वर्किंग शुरू हो जाए। लेकिन अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 120 से कम आ जाए तो हमारे पास मोटे रुक जाए और लिखा हुआ आ जाए ऑब्स्टेकल अहेड। तो इस तरह मैं आपको एक दफा वर्किंग करके दिखा देता हूँ इसकी। तो देखिए मैं आपको अभी रन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास हेलो लिखा हुआ है, फिर हमारे पास टेम्परेचर लिखा हुआ आ गया। टेम्परेचर देखिएगा हमारे पास 38 सेल्सियस लिखा हुआ है। डिस्टेंस हमारे पास 98 है यानी कि 120 से लेस है, तो देखिए लिखा है नो ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल अहेड, और हमारी मोटर नहीं रन करेंगी। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ। देखिएगा डिस्टेंस हमारे पास लिखा हुआ है 198 सेंटीमीटर, नो ऑब्स्टिकल अहेड। और देखिएगा कि हमारी एलईडीज ऑन हो गई। और देखें कि हमारी स्पीड देखें जरा कि मोटरों की स्पीड कम है और एलईडी जो पीडब्ल्यूएम टेस्टिंग में एलईडीज हैं उनकी ब्राइटनेस देखें कि वो भी काफी कम है एज कम्पेयर टू येलो एलईडीज में। मूव फॉरवर्ड लिखा हुआ है, अभी देखिएगा मूव लेफ्ट। अब मैं आपको एक चीज टेस्ट करता हूँ कि मैं यहाँ से तो 38 था तो मैं डिस्टेंस जो है
कम करता हूँ और मैं यहाँ पे देखें अभी फॉरवर्ड मूव कराता हूँ। फॉरवर्ड में हमने 120 दिया था, तो यानी कि अब देखिएगा कि मोटर की स्पीड भी तेज होनी चाहिए और एलईडीज की जो ब्राइटनेस है, पीडब्ल्यू टेस्टिंग में जो एलईडीज लगी हुई उनकी जो ब्राइटनेस है वो भी बढ़ेगी हमारे पास। अभी आप देखिएगा जो मेन चीज़ है वो करने के लिए वही है कि मोटर की स्पीड देखिएगा और एलईडीज देखिएगा, ब्राइटनेस देखिएगा एलईडीज की हमारे पास। ये थोड़े से देर लगेगी क्योंकि कोड काफ़ी हैवी था, बड़ा था और लैपटॉप में मेरे पास चीज़ें भी काफ़ी थी जिसकी वजह से थोड़ा सा ये स्लो हुआ है। अभी हमारे पास डिस्टेंस लिखा हुआ आएगा। ये देखिएगा अभी डिस्टेंस आएगा लिखा हुआ हमारे पास। जब आप इसको हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हार्डवेयर पे देखें कि ये बहुत तेज़ी से वर्क करता है। सॉफ्टवेयर थोड़ा सा स्लो हो जाता है क्योंकि आपके पास हो सकता है कि स्पेस नहीं होती अक्सर लैपटॉप्स में और सॉफ्टवेयर भी काफ़ी हैवी होती है जिसकी वजह से ये अभी हमारा थोड़ा सा स्लो चल रहा है। आई सेंसर की मैंने वर्किंग आपको पहले भी दिखा दी थी सारी कि 010 अभी जो भी आप सेंसर हाई करते हैं पिछली वीडियो में जो मैंने बनाई थी आई सेंसर के ऊपर कम्प्लीटली 198 आ गया यानी कि 120 ज़्यादा है तो लिखा हुआ आएगा नो ऑब्स्टिकल अहेड। देखें लिखा आएगा नो ऑब्स्टिकल अहेड। और अब आपने मेन चीज़ चेक करनी है कि मोटरें देखिएगा कि मोटर्स की स्पीड बढ़ जाएगी और यहाँ से जो पीडब्ल्यू टेस्टिंग में जो एलईडीज लगी हुई हैं उनकी ब्राइटनेस भी बढ़ जाएगी। देख सकते हैं कि स्पीड बढ़ गई और देख सकते हैं एलईडी की जो ब्राइटनेस थी वो हमारे पास बढ़ गई। तो देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूएम का भी हमने कंप्लीट कर ली जबकि यूआर जो था उसकी काफ़ी ट्राई की लेकिन यूआर में से हो नहीं पाया। तो पॉइंट नंबर जो 5 है वो मैं नहीं कर पाया था। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ और ये देख सकते हैं कि मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया।